हेलो हाय गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम जानदार, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो आज का जो आपका एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है वो होने वाला है जबरदस्त, एकदम आनंदित, और जितना भी आप सोच सकते हैं उतना आनंदित रहेगा। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया। देखिए, ये क्लासेस आज आपकी रिकॉर्डिंग पर चल रही है। कारण ये है, मुझे एक व्यक्तिगत कार्य के चलते जाना पड़ गया है। तो जब आप ये क्लास देख रहे होंगे उस समय मैं हूँ नहीं, हालांकि क्लास रिकॉर्ड मैंने आज ही की है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने विशेष तौर पर इस तरीके से लिया है कि 30 और 31 दिसंबर का पेपर है ये, 2022 का। क्या है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी प्रॉपर तरीके से कि क्या आपका पेपर था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो आप और हम इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। बेहतरीन से प्रश्न है, जो बचे हुए प्रश्न रहेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दूंगी, क्योंकि देखिए आपके में ना 20 क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस सेट में पेडागोजी के। तो हमें ना बेहतरीन तरीके से चलना होगा। तो अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधेंगे और शुरू करेंगे। इतिहास के किस भाग को एक विशेष लेवल पर पढ़ाना है, ये निर्भर करता है। आपने डिसाइड किया कि भैया इकोनॉमिक्स 9वीं क्लास में ही शुरू करना है, तो हिस्ट्री के किस भाग को एक विशेष लेवल पर पढ़ाना है। इसी तरीके से आपने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री 9वीं क्लास में शुरू होगी। आप नेशनल मूवमेंट 8वीं क्लास में ही शुरू करते हो, क्यों उससे पहले क्यों नहीं करते। तो इतिहास के किस भाग को एक विशेष लेवल पर पढ़ाना है, ये निर्भर किस बात पर करेगा। इतिहास के अवसर पर, इतिहास के स्वभाव पर, हिस्ट्री के जो एम हैं और उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं जो आपने डिसाइड किए उस पर, या हिस्ट्री के बिलीव्स पर। तो देखो, न तो इतिहास के अवसर पर, अरे भाई ये तो बच्चे के मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। इतिहास के स्वभाव पर भी नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किस क्लास के लिए, किस क्लास के लिए, किस क्लास के लिए कौन से लक्ष्य और कौन से उद्देश्य निर्धारित किए हैं। किस क्लास के लिए आप कौन से लक्ष्य और कौन से उद्देश्य निर्धारित करते हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मैं 9वीं क्लास के बच्चों में देशभक्ति की भावना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की पहचान, ऐसी चीज़ें जानना चाहता हूँ। और 7वीं क्लास में मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, या मैं जानना चाहती हूँ कि पाठ के अंत में या सेशन के अंत तक, व्यक्तिगत तौर पे अगर ओवरऑल आप लेसन प्लानिंग कर रहे हो, कि मेरा बच्चा जाने कि किस तरीके से भारत का, मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा, और किस तरीके से इस इतिहास के अंदर फिर अंग्रेज़ों की क्या होगी, घुसपैठ होगी, किस तरीके से मुगलों का आगमन, किस तरीके से दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजधानी और केंद्र बनी। ज़रूरी है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक लेवल पर सोशल साइंस पढ़ाने का प्राइमरी उद्देश्य, प्राइमरी एम क्या है। बच्चों को उनकी रुचियों, भावों को जांचने में सहायता देना, ताकि वो यूनिवर्सिटी लेवल पर सही कोर्स का चयन करें। बेटा कभी भी ये एम नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का कि आप ये बताओ कि अरे बेटा तेरा इंटरेस्ट तो इसमें है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ना इस चीज़ को गेन कर लेना, ये तेरे लिए हिसाब से बहुत बेहतरीन होगी। फालतू है ये तो। राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके, बच्चा समझ सके कि मेरे देश के सामने क्या सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, उसकी समझ विकसित हो सके। एक बार शॉर्ट में लगा लो क्योंकि ये भी ठीक है। पर्यवेक्षण करे, पहचाने और वर्गीकरण करने के कौशल विकसित करे। आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस में पर्यवेक्षण, पहचानने और वर्गीकरण के कौशल ईवीएस में होते हैं, साइंस में होते हैं। यहाँ तो ये कौशल नहीं होंगे, कट्टस मार दो। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ समझे। हाँ, क्योंकि ज्योग्राफी भी आप पढ़ा रहे हो, पॉलिटी भी आप पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, हिस्ट्री में भी सामाजिक वातावरण जुड़ा हुआ है। किस तरीके से पहले इतिहास में महिलाओं को कौन से अधिकार नहीं थे, फिर धीरे धीरे कैसे अधिकार मिले, किस तरीके से समाज में बदलाव आए। तो ये तो है। डी को तो 100% मानो, तो डी जिधर जिधर हो पहले तो उनको ले लो भाई। तो बी सी कट गया, ए तो कहीं हो ही नहीं सकता, हटा दो। अब आपका आता है, अब आपका आता है कि सीडी लोगे या बीडी लोगे, बीडी लोगे या सीडी बजाओगे।
तो देखो यार, पर्यवेक्षण, पहचानने और वर्गीकरण करने के कौशल ना, ये कौशल साइंस के कौशल हैं, सोशल साइंस के नहीं है, साइंस के कौशल हैं। तो आप बी और डी को लेकर चलोगे, बी और डी आपके सबसे सटीक उत्तर रहेंगे। मैं समझ सकती हूँ कुछ सीढ़ी बजा रहे होंगे, पर बी डी ज्यादा। बच्चों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देना आप कैसे आरंभ करेंगे? आप अपने बच्चे को मानचित्रण, मैपिंग सिखाना चाह रहे हो, आप अपने बच्चे को बताना चाह रहे हो कि वो मैप मेकिंग भी कर ले, मैप पढ़ना समझ जाए, तो क्या सबसे पहले करोगे? बच्चे को भारत का मानचित्र बता दोगे, लो बेटा ये हमारा प्यारा भारत। बच्चों को क्लास का मानचित्र बनाने के लिए कहोगे, ये तो बने ही नहीं सकता, क्लास का मानचित्र अच्छे अच्छा नाच जाएगा। मानचित्र की रूपरेखा को अंकित करने का निर्देश दोगे, या सबसे पहले बच्चों को दिशाएं, स्केल क्या होता है बेटा, और चिन्ह इन्हें समझाओगे कि देखो बेटा नॉर्थ ऐसे होता है, आपके मैप में सबसे ऊपर होगा, साउथ सबसे नीचे होगा, राइट हैंड साइड की तरफ आपका ईस्ट होगा, लेफ्ट की तरफ आपका वेस्ट होगा, ठीक है। और बेटा जी स्केल, आप एक प्रॉपर स्केल लेते हो वास्तविक दूरी को दिखाने के लिए, कि जैसे 5 किलोमीटर है तो आप यहाँ पर उसको 1 इंच में, 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे होगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहला ज्ञान ये जरूरी है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है आपके सबके आंसर सही जा रहे होंगे। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की, लकड़ी नहीं, लड़की की जो घर पर कई तरीके से जल बचाती है कहानी सुना रहा है। टीचर ना बच्चों को कहानी सुना रहा है जल टॉपिक पढ़ाते हुए। एक लड़की थी, पानी बचाती थी। कैसे बचाती थी पानी? बोले भाई देखो, वो आरओ का पानी लेके पोंछा मार देती थी घर में, पानी बचा लिया, ठीक है। वो अपना जो बाकी पानी होता था कपड़े धोने का, है ना, उस पानी का इस्तेमाल, वो कपड़े धोने के पानी का इस्तेमाल वो आपका वॉश बेसिन को क्लीन करने या बाथरूम को क्लीन करने में लगा देती थी। उन्होंने कहा वाह वाह वाह। इसी तरीके से बता रहे हैं कि पानी का नल खुला नहीं छोड़ते थे। तो टीचर कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? टीचर नरेटिव बता रहा है यहाँ पर कोई, टीचर ऑब्जर्वेशनल अप्रोच बता रहा है, समस्या समाधान या चर्चा। चर्चा होता तो बच्चे भी बोल रहे होते, बच्चे भी बोलते, चर्चा तो नहीं है, बच्चे भी बोलते, ठीक है। अवलोकन, टीचर ने उस लड़की का अवलोकन नहीं किया, ये भी छोड़ो। तो बताओ तुम क्या बता रहे हो? मेरे को खूब अच्छे से पता है तुम में से ज्यादातर बच्चे इसका आंसर चर्चा बता रहे होंगे, दूच दूंगी दूच। अरे औलाद, ये नरेटिव है। जब आप कोई किस्से कहानी सुनाते हो ना, ये वृतांत है। किस्से कहानी सुनाना ये क्या होता है? ये नरेटिव कहलाता है, ये वृतांत कहलाता है। क्या है वृतांत? क्या है वृतांत? ये वृतांत बता रहा है पढ़ाने के लिए, समस्या समाधान का नहीं। समस्या तो अभी दी ही नहीं है, वो जल टॉपिक को पढ़ा रहा है, जल में सामने आने वाली समस्या ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने। तो वो क्या कर रहा है? वृतांत। एक लड़की की कहानी सुना रहा है ना, तो वृतांत की बात कर रहा है। आओ भैया नेक्स्ट पर आओ। इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि बच्चों ने विविधता का कंसेप्ट समझ लिया है? जैसे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम कहाँ पर दिख रहा है कि विविधता है? तो रेलवे की यात्रा में दिख रहा था विविधता है, क्योंकि रेलवे अपनी नहीं है, सब तरीके के लोग बैठेंगे। कोई वहां बैठेगा खैनी वाला, कोई पापड़ वाला बैठेगा, कोई आपका बसुंदी वाला बैठेगा, कोई वहां पर खांड खा रहा होगा, कोई वहां पर जलेबी फाफड़ा खा रहा होगा। हर तरीके का व्यक्ति मिलेगा आपको वहां पर, हर तरीके की भाषा का व्यक्ति मिलेगा, हर तरीके की वेशभूषा वाला व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। तो कैसे बच्चा पता लगेगा कि बच्चों ने विविधता, डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझ लिया? राष्ट्रीय प्रतीक और इमारतों के प्रति सम्मान, तो ये देशभक्ति की भावना पैदा हो गई है। इसमें विविधता कहाँ है? हटाओ। देश की विभिन्न वेशभूषा के बारे में उसको ज्ञान हो जाए, उसको ज्ञान हो जाए तो क्या ये विविधता का कंसेप्ट समझना हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसे करके टिक लगा लो, छोड़ देते हैं अभी। देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति सजगता दर्शाना, वो देश के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनके प्रति अब उसको अवेयरनेस है। ये भी नॉलेज का कंसेप्ट है, ना कि विविधता को समझना है। अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों, काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखे, तो यहाँ विविधता के प्रति सम्मान आ गया है। और आपको विविधता का कंसेप्ट समझाने का मतलब है कि आप ये माने कि डाइवर्सिटी कोई गलत चीज नहीं है, तो आप उसका सम्मान करें। आप उसकी नॉलेज ना रखते हो, आप डाइवर्सिटी का क्या करते हो? सम्मान करते हो। तब आप कहेंगे कि बच्चे ने डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझ लिया है। ठीक ना साहब? समझ गए ना भाई? बहुत बढ़िया। इसकी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डी ही बताया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, छठे पर। टीचर अवसर
और उपयुक्त साधन प्रदान करके बच्चों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण और विश्लेषण के लिए कहकर किस अप्रोच का प्रयोग कर रही है। टीचर चाहती है कि भैया उसके बच्चे खुद से प्रयोग करें, खोजें, विश्लेषण करें। तो टीचर किस अप्रोच का प्रयोग कर रही है बच्चों को सिखाने में? पाठ्यपुस्तक आधारित तो नहीं है, सामाजिक रचनावादी, जिसमें बच्चे खुद से, कंस्ट्रक्टिविज्म है, खुद से ज्ञान का निर्माण करेंगे, प्रयोग करके, खोज करके, विश्लेषण करके। अध्यापक केंद्रित होता तो ये सारे काम अध्यापक खुद कर रहा होता। व्यवहारवादी में व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन यहाँ तो खोज वोज एकदम आप रॉबिन हुड बने हुए हो। ठीक, आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांत भी दे रखे हैं। एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ते हो तो उसमें काल्पनिक भी हैं और रियल नरेटिव्स भी दे रखे हैं। नरेटिव से बच्चों को विचार और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने को बढ़ावा मिलता है। दोनों ही बात सही है। जब कोई किस्से, कहानियां या नरेटिव होते, इन्हें आख्यान बोलते हैं, तो बच्चा उसके बारे में चिंतन करेगा, सोचेगा। चित्र दे रखे हैं, कहानियां दे रखी हैं, तो बच्चा सोचेगा क्या वास्तव में ऐसा होता था? अरे यार गुरु, इतना खतरनाक मामला था उस समय का। बहुत सही है, देश आज़ाद हो गया उसके बाद पैदा हुए। तो उसके बारे में चिंतन करेगा, उन संस्थाओं को समझेगा, उस समय के इतिहास को समझेगा, उस समय की संस्थाओं को समझेगा, उस समय की राजनीति को समझेगा। तो ज़रूरी है नरेटिव्स बताना। जैसे आपके पॉलिटी में नहीं दे रखे हैं, बहुत सारे वृत्तांत दे रखे हैं, काल्पनिक भी दे रखे हैं, वास्तविक भी दे रखे हैं। वास्तविक दे रखे हैं, जैसे कहीं पर चुनाव हो रहा है और नेताजी के सामने, नेताजी लोगों के घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। लोग नेताजी से कह रहे हैं वादे किए थे लेकिन निभाए नहीं, आप छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बोलते रहे, अब वक्त आ गया तुम्हें बराबर करने का, अब हम बराबर करेंगे तुम्हें। ये वाला मामला चल रहा है। तो ये बच्चे का चिंतन कौशल को बढ़ावा देंगे, बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएगा। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की क्लास में सामान्यतः पूछे जाते हैं। उस प्रश्न का चयन करो जो क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा ऐसा प्रश्न होगा जिसमें आप गुण दोष बताकर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे। बताकर किधर पहुंचोगे? निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये होता होगा, ऐसे होता होगा। ठीक है, इसे आप बोलते हो क्रिटिकल थिंकिंग। तो निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की क्लास में पूछे जाते हैं। वो प्रश्न बताओ जो क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करने के लिए सबसे बेस्ट लग रहा है। राजा हरिश्चंद्र की फिल्म के निर्माता का नाम क्या है? ज्ञान का टॉपिक है, हटा दो। बम्बई फिल्म दो कब पहली बार सामने आया? हटा दो, नॉलेज का। बम्बई की फिल्मों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। बता देंगे रोमांस, ड्रामा, मेलोड्रामा। बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? ये हमेशा क्यों का जवाब होता है कि क्यों थी, क्या कारण था इनके बारे में होने का। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान, 2 मिनट का वक्त देंगे। धन्यवाद। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है? आज जो वर्तमान में आपका कानूनी जो प्रावधान है वो महिलाओं को सामाजिक बराबरी देते हैं? उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधान और उनके इतिहास के बारे में व्याख्या करें। सामाजिक बराबरी क्या होती है ये समझना, उसके उदाहरण देना, या जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उनको आप एनालाइज करो और उन्हें सही ठहराना, या समानता प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच और सीमाओं की जांच करना कि ये कितनी सटीक हैं, कि आज महिलाओं को हमने प्रावधान दे रखे हैं या नहीं दे रखे। यानी महिलाओं को जितने प्रावधान मिल रहे हैं वो कितने ठीक हैं, या महिलाओं की कितनी वास्तव में सही से सुरक्षा कर पाते हैं, या महिलाओं की सुरक्षा करने के बावजूद इन कानूनों की कुछ सीमाएं हैं
प्रॉपर तरीके से अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, ये सबसे बेस्ट है। जब आपसे ये कहा जाए कि आज जितने भी कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं वो सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं, तो आप उसमें ये बताओगे कि ये कानून कौन कौन से हैं और इन तक कितनी महिलाओं की पहुंच है और ये कानून वास्तव में कितने इफेक्टिव रहे। तो आप ये बताओगे, न कि उन्हें सही ठहराओगे, नहीं आप ये कहोगे कि सामाजिक बराबरी क्या होती है और उदाहरण देना उसका, और नहीं आप उसके इतिहास की व्याख्या करोगे। आप ये जांच करोगे कि भैया इनकी पहुंच क्या हर महिला तक है और इससे क्या वास्तव में ही महिलाओं को सुरक्षा मिल गई जो महिलाएं चाहती थी। सामाजिक विज्ञान की क्लास में अगर आपको ज्ञानार्जन करना है और आपको इंडक्टिव अप्रोच का प्रयोग करना है, तो आपको पता ही है इंडक्टिव अप्रोच क्या है। उदाहरण से नियम, क्या चलेंगे हम, उदाहरण से नियम चलेंगे, और ये उदाहरण भी विशिष्ट होंगे, एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो विशिष्ट से सामान्य चलना, ये हम मानते हैं, मूर्त से अमूर्त चलना, ये रहेगा। तो सोशल साइंस की क्लास में अगर आपको ज्ञानार्जन करने के लिए इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करना है तो आप विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढोगे और एक सामान्य नियम पर पहुंचोगे। आप जितने भी टीचर विशेष एग्जाम्पल देगी उन सब में आप सामान्य नियम ढूंढोगे। यही होता है विभिन्न लेवल के ग्रेड की शिक्षण अधिगम विधियों को एकीकृत करना, वो तो मल्टी ग्रेड टीचिंग होती है जिसमें आप अलग अलग क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हो। ठीक है, समस्या को उसके सामान्य सिद्धांत के प्रयोग से हल करना, बच्चे को उसके स्वयं ज्ञान अर्जित करने की स्वतंत्रता देना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद रहेगा। ठीक है साहब, आ जाए नेक्स्ट। कथन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा और मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है। आप ये मानते हो कि सोशल स्टडीज जो है वो किसी आइडियोलॉजी या वैल्यू को लोगों के अंदर क्या करती है, लागू करती है, लोगों के अंदर इनकलकेट करती है। ठीक साहब, अच्छा जी, ये सामाजिक विज्ञान की पेडागोजिकल पक्ष के लिए लाभकारी रहा है कि आप जब सोशल स्टडीज पढ़ाते हो तो आप बच्चों के अंदर देशभक्ति के मूल्य, आप बच्चों के अंदर ईमानदारी, नैतिकता, आप बच्चों के अंदर संवैधानिक मूल्य ना या विचारधारा को इनकलकेट कर पाते हो। तो ये तो ठीक हो गया। यह सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के जो पेडागोजिकल अप्रोच है उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि सोशोलॉजी का सॉरी एसएसटी का सोशल स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि बच्चे के अच्छे नंबर आए। इसका मतलब ये है कि क्या बताए थे उद्देश्य एसएसटी के, अच्छा नागरिक बने, अच्छा देश की तरक्की करने के लिए कार्य करे, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करे, देश के अंदर जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करे, बराबरी की बात करे, गैर बराबरी को दूर करने के उपाय सोचे, साथ ही साथ न्याय को, समानता को, विविधता को सराहे, देश की संस्कृति का रक्षण करे, ये सब बताए थे। तो देखो भैया, आपके लिए ये रहेगा कि ए सत्य है, ये कहीं ना कहीं पेडागोजिकल अप्रोच के लिए भी लाभकारी रहा है। जब आप किसी विचारधारा या मूल्य के रूप में इसको इनकलकेट कराते हो तो ए और बी दोनों सत्य रहेंगे। नेक्स्ट, हिस्ट्री टीचिंग में टीचर को निम्न में से किस बिंदु पर जोर देना चाहिए। टीचर किस बिंदु पर जोर दे, इतिहास की सूचनाओं पर जोर दे कि बेटा ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स पर जोर दे, या पाठ्यक्रम को पूरा कराने पर जोर दे, या इस बात पर जोर दे कि सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस को एनालिसिस करे कि प्राथमिक सोर्स हैं या द्वितीयक सोर्स हैं, ये जो सोर्स हैं कितने फायदेमंद रहे हैं, कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं, किस पर ज़्यादा ध्यान दे। तो आपके सामने हैं, प्रॉपर रेस्पॉन्स पर ध्यान दे, है ना, किस बिंदु पर जोर दे, प्रॉपर रेस्पॉन्स पर ज़्यादा ध्यान दे, या फिर ध्यान दे कि जो सोर्स हैं किताबों में जिनको इस्तेमाल किया गया है वो सोर्स कितने सही हैं या कितने गलत हैं, क्योंकि इसी से पता पड़ेगा कि कितना इतिहास को सही तरीके से सामने रखा जा रहा है और कितना गलत। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट ये है, टीचर का जोर सोर्स के विश्लेषण पर होना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में कोई गलत सूचना न बैठ पाए। जनरली हम निम्नलिखित के लिए सेकेंडरी सोर्सेस का प्रयोग करते हो। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, जो उस समय के नहीं हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति ने लिखे या प्राइमरी सोर्सेस को देखकर उसने बनाए। तो निम्नलिखित में से किसके लिए सेकेंडरी सोर्सेस का प्रयोग करते हैं,
नई खोज के लिए सेकेंडरी सोर्स नहीं, नई खोज के लिए तो प्राइमरी सोर्स है। विषय की पूर्व जानकारी के लिए, बहस के लिए आप ऑथेंटिक प्रमाण उपलब्ध कराना चाहते हो तो आप सेकेंडरी सोर्स लेकर आओगे। वो जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती उसके लिए सेकेंडरी सोर्स लेकर आओगे। अब मैं तो थी नहीं जब देश आज़ाद हुआ, तो ये जानकारी प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती कि मिठाई बांटी गई थी कि नहीं, क्या था, तो मैं उस समय का अखबार लेकर आऊंगी जो सेकेंडरी सोर्स है। तो क्या होगा, विश्वसनीय प्रमाण भी मिलेगा और वो जानकारी जो प्रत्यक्ष में नहीं है उसके लिए भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बन गया, राइट आंसर क्या बना, आपका राइट आंसर बनता है सी और डी। ठीक है, बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध कराना, लेकिन सी और डी कहीं है नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगे बी और डी। क्या लोगे, बी और डी लोगे। क्यों लोगे भैया बी और डी, क्योंकि ऑप्शन में आपका यही है डी। ये तो आप जानते हो ना, सेकेंडरी सोर्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो जानकारी प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत पहले घट गई है। तो उसके बारे में किसी ने क्या लिखा है, उस समय के इतिहासकार ने, या उस समय के जो सोने के सिक्के मिले हैं उनके बारे में क्या लिखा है, वो सेकेंडरी सोर्स है। ये तो आप इस्तेमाल करोगे, तो आप इस हिसाब से इसे भी ले सकते हो विषय की पूर्व जानकारी के लिए। ठीक है, बाकी बहस के लिए, विश्वसनीय प्रमाण पत्र के लिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, सबसे बेस्ट था सी डी, लेकिन सी था नहीं तो हमें बी डी लगाना पड़ा क्योंकि डी तो हर समय हर हालत में रहेगा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट कार्य देने का क्या कारण है, टीचर प्रोजेक्ट क्यों देता है, बच्चे अपने समय का सही प्रयोग करें, पाठ्यक्रम पूरा करें, सुनने और पढ़ने का कौशल, प्रोजेक्ट में सुनने पढ़ने का कौशल विकसित होता होगा। विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होते हैं, रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। इससे रियल लाइफ से कनेक्टेड प्रोजेक्ट देगा टीचर, रियल लाइफ से कनेक्टेड प्रोजेक्ट टीचर देगा और बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता, इसमें आप बच्चे की कमी पता लगाते हो, डायग्नोस करते हो, निदानात्मक और फिर उपचार करते हो, रेमेडी देते हो, बिल्कुल। आप फीडबैक के उपरांत सुधार के अवसर देते हो, बिल्कुल। अधिगम का मूल्यांकन करते हो, सत्र के अंत में होता है। डी काट दो, डी काट दो, ए और बी 100% सही है, सी नहीं। आप अधिगम का मूल्यांकन नहीं करते, अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हो। क्या करते हो, अधिगम के लिए मूल्यांकन, आप क्या करते हो, अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हो। ए और बी सही है, अंग्रेजी वाले भी देख लें ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो समझने में कि भाई हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें तो समझ में ही ना आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में सही क्रम बताओ। सबसे पहले स्मृति है, बिल्कुल, फिर अवबोध है, ये कटा अवबोध है, फिर अनुप्रयोग है, विश्लेषण नहीं है, हो गया जी। पहले याद करना, फिर समझना, फिर सी समझे हुए को अप्लाई करना, उसका विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निर्माण करना। ये ब्लूम साहब की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है जो कब आई है, जो आई है आपकी 2001 में आई है, उनके स्टूडेंट लेकर आए हैं। ठीक है, आ जाए। एक सोशल साइंस की क्लास में समकालीन घटना के अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने के लिए बच्चों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। आप सोशल साइंस की क्लास में जो तत्कालीन समय में जो घटनाएं घट रही हैं उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में क्या बच्चे जानते हैं या नहीं, इस अवेयरनेस का आकलन करना चाहते हो तो क्या करोगे, डिबेट, नाटक, क्विज कराओगे या स्टोरी राइटिंग कराओगे, क्या कराओगे। क्विज में भैया जो आप प्रश्न पूछोगे वो जवाब देगा बच्चा, ये थोड़ी ना कह सकते हो कि समकालीन है। नाटक भी अपने तरीके से लिख कर लेकर आएगा, कथा लेखन अपनी लिखेगा, क्या कहेंगे, वाद विवाद, क्या कहेंगे, डिबेट कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे बेटा जी, डिबेट कहेंगे, क्योंकि डिबेट में वो अपने अपने लेटेस्ट पॉइंट लेकर आएगा।
ठीक है, तो वर्तमान में उसकी सजगता है या नहीं, अवेयरनेस का आकलन होगा। मूल्यांकन अध्यापकों को बच्चों के बारे में क्या जानने का अवसर देता है। अगर आप मूल्यांकन करते हो तो टीचर बच्चों के बारे में क्या जान पाते हैं, उन्होंने क्या सीखा। हाँ है तो सही ये भी, क्योंकि समेटिव असेसमेंट यही तो बताता है क्या सीखा, वो कैसे सीखते हैं ये ज्यादा अच्छा है, इसे लगा लो। उनकी क्या रुचियां हैं, बिल्कुल, उन्होंने क्या नहीं सीखा ये भी ले सकते हैं। देखो बी तो लेना ही लेना है, तो इसको काट दो, इसमें बी नहीं है, ठीक है, इसको भी काटो, इसमें बी नहीं है, दो बचे ए बी डी और बी डी। तो भाई बी और डी ज्यादा सटीक बैठेगा। बाकी तुम बताओ क्या कहते हो, तुम बताओ भाई क्या कहते हो, तुम बताओ क्या कहते हो। भैया देखो, आप जब मूल्यांकन करते हो तो आप ये जानते हो ना बच्चे कैसे सीखते हैं, आप ये जानते हो बच्चे कैसे सीखते हैं। आप ये भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन में जानने की कोशिश करते हो कि उन्होंने क्या सीखा। ठीक है, आराम से एक बार अंग्रेजी में भी देख लो, फिर बाद में कहोगे। एवेल्युएशन पूछ रहा है, क्या सीखा, हाउ दे लर्न, कैसे सीखा, बताएंगे। क्या नहीं सीखा, देखो यहाँ क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी गलती हुई है। एवेल्युएशन है, और एवेल्युएशन क्या होता है, आकलन अलग चीज है, मूल्यांकन अलग चीज है। असेसमेंट अलग है और मूल्यांकन एवेल्युएशन अलग है। मूल्यांकन एवेल्युएशन में आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यानी आप बताते हो पास या फेल। आप ये बताओगे, माफी चाहूंगी, आप ये ज्यादा बताओगे कि उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या नहीं सीखा, और उनकी क्या इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो कैसे सीखते हैं ये कहीं ना कहीं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का मामला है। और मूल्यांकन में आप ये बताते हो क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, नंबर, और किस सब्जेक्ट में उनकी रुचि थी, तो ये चीज़ें ग्रेड बताएगा। तो आपको ए सी और डी लेना पड़ेगा। मूल्यांकन क्या बताता है, ग्रेड बताता है, आपके नंबर बताएगा। और वहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट ये बताएगा, असेसमेंट आकलन बताता है कि कहाँ गलती थी ताकि आप उसे सुधार सको। तो मूल्यांकन अलग चीज़ है, जो फाइनल का रिजल्ट है वो एक तरीके से मूल्यांकन है कि आपका पढ़े हुए का वैल्यू क्या है, आपको प्रमोट करना चाहिए या नहीं। अध्यापिका आकलन व्यू रचना के प्रयोग द्वारा बच्चों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है। यानी टीचर बेसिकली बच्चों के डिफिकल्टी लेवल को जानना चाहती है एक असेसमेंट स्ट्रेटजी का यूज करके, कि मैं कैसे असेसमेंट करूं कि मैं बच्चों की किसको जानूं, डिफिकल्टी के लेवल को जानूं। डिफिकल्टी के लेवल को जानना चाहती है तो टीचर क्या करेगी, निदानात्मक तो करेगी, करेगी डायग्नोस्टिक, निदान करना यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगी जिससे वो डायग्नोस कर पाए। सब दो दो पेयर में है, तो योगात्मक करेगी या रचनात्मक करेगी, डायग्नोस करके या कठिनाई को जानना चाह रही है। कठिनाई को जान लिया तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, कठिनाई को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब कठिनाई को जानकर दूर भी करेगी तो समेटिव असेसमेंट तो नहीं है, फॉर्मेटिव टेस्ट होगा। तो ए और सी जहां पर भी दिखे लगा दो। तो तीसरा ऑप्शन सही है, ए और सी। नेक्स्ट पर बात करेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये पाठ्यपुस्तक में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य क्या है। आपकी जो किताब है पॉलिटी, उसका नाम क्या कर दिया गया, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इस किताब में जो वोकेबलरी दी गई है उसका उद्देश्य क्या है, शब्द संग्रह का उद्देश्य क्या है, जो आपकी किताब में जो कलेक्शन है वर्ड का उसका उद्देश्य क्या है। कि आपको टेक्निकल टर्म्स की परिभाषित किया जाए, या किताब में जो भाषा है उसकी स्पष्टता प्रदान की जाए, या रटने के द्वारा कंसेप्ट की समझ, बच्चों को नए शब्दों से परिचय करवाकर उनकी वोकेबलरी में वृद्धि करना। बताएं क्यों आपके ये किताब में जो एंड में आपने देखा होगा, अगर आपने किताब पढ़ी हो पॉलिटी की, तो एंड में ना वर्ड दे रखे होते हैं। एंड में क्या दे रखे होते हैं, वर्ड दे रखे होते हैं कि भैया ये आपने किताब के अंदर जो पढ़ा है उसमें
क्या मतलब है? जैसे आपका दे रखा है तख्ता पलट, मिलिट्री कू, तो उसका पीछे मीनिंग दे रखा है मिलिट्री कू, लोकतांत्रिक सरकार को सैन्य शासन उठा के फेंक देता है तो वो तख्ता पलट कहलाता है। तो आप बताएं क्या कहेंगे कि बच्चे को नए शब्द से परिचय करके उनकी वोकेबलरी बढ़ जाए, या फिर किताब में जो भाषा है उसकी स्पष्टता प्रदान हो जाए। किताब में जो भाषा है बच्चा समझ पाएगा, जब की टर्म वही होंगे तो उसको स्पष्ट रूप से समझ पाएगा कि इस बात का क्या मतलब है, स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो किताब है किस उद्देश्य से लिखी गई है? कि तथ्यों को याद रखने में सहायक है। तथ्य को याद रखना अपने आप में गलत है, इसीलिए इससे पहले वाला ऑप्शन भी गलत था कि भैया नए शब्द का परिचय कराकर शब्दकोश में वृद्धि करना। अरे वोकेबलरी में वृद्धि थोड़ी ना करानी है, कोई लैंग्वेज की थोड़ी ना क्लास है। वो पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो आपकी किताब है वो ये बताती है कि आदर्शात्मक तो क्या होना चाहिए और वास्तविक जीवन में हम क्या देखते हैं। जैसे आपका 7th क्लास में एक चैप्टर है हेल्थ के ऊपर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हाल है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हाल है, तो बताएंगे क्या? बिल्कुल सही बात, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पहले को काट के बी को सत्य कर दिया होगा। केवल बी ही सत्य है कि वो वास्तविकता और कल्पना या आदर्शवादिता दोनों के बीच के अंतर को दिखाती है, दोनों की रियलिटी को दिखाती है। आरंभिक स्तर पर यानी इनिशियल लेवल पर मुगल प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है कि भैया सबसे पहले आपका सूबेदार आएंगे, मनसबदार आएंगे, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो थी, नवाब आएंगे, उसके विषय पर चर्चा करने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां सबसे बेस्ट होगी। आप रोल प्ले कराओ, ओपन एंडेड क्वेश्चन दो, सर्वे कराओ, टाइमलाइन दो, क्या दोगे बेटा जिससे आप बच्चे को, आप ये चाहते हो कि आप अपने बच्चे को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या करा दो, इंट्रोडक्टरी लेवल पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बता दो, तो क्या कराओगे? रोल प्ले कराओगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन, सर्वे तो तुम करा ही नहीं सकते, तो सी तो काट दो जहां जहां हो, सी काट दो जहां जहां हो, क्योंकि सर्वे किसी हालत में नहीं हो सकता, सर्वे तुम तो नहीं जाने वाले हो ना, सी काट दो, सी सी सी, यही बचा ए बी डी, और यही तुम्हारा अंतर है। रोल प्ले कराओगे कि भैया कोई आया मनसबदार, वो राजा जी के सामने कर रहा है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, ठीक है साहब, समझ में आ रही है हायरार्की। ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो भाई, और डेडलाइन, डेडलाइन ये टाइम लाइन है, समय सीमा यानी टाइम लाइन, ना कि डेडलाइन। भाई इस समय से लेकर इस समय तक, जब तक अकबर का काम चला, पूरा प्रशासन कितने में बटा हुआ था? मनसबदारी अकबर ने शुरू की ना, अकबर से पहले इसकी क्या रैंक थी, ये वाला मामला। तो आप टाइमलाइन के माध्यम से भी, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन के माध्यम से भी, आप रोल प्ले के माध्यम से भी कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन आप 1 सेकंड में पता लगा लोगे वहां, बशर्ते आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ो और देखते ही बता दो किसको एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ सर्वे का 1 पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है सर्वे की? क्योंकि आप और हम उस समय पे नहीं पहुंच सकते हैं। आ जाए, ए बी और सी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियां यानी को करिकुलर एक्टिविटीज सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं? पहले तो बताओ, को करिकुलर एक्टिविटीज सामाजिक मूल्यों का विकास करती हैं या नहीं? करती हैं भाई। आप पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी में भी भाग ले रहे हो, अन्य चीज़ों में भी भाग ले रहे हो, तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके अंदर सोशल वैल्यूज़ को इनकलकेट कर रही हैं। बच्चा सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता आती है उसके अंदर। खेल रहा है तो खेल रहा है, रोल प्ले कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो समाज की विविधता के प्रति टॉलरेंस पैदा होगी। कोई अलग है, किसी की सोच अलग है, सबके प्रति। बच्चे सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता और योग्यता विकसित करेंगे। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। अंग्रेजी में भी एक बार देख लीजिए, वरना अंग्रेजी वाले गाली देंगे कि मैम ने एकदम अंग्रेजी में नहीं दिखाया। ठीक सा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार करो। प्राइमरी लेवल पर सामाजिक विज्ञान यानी शुरू के स्तर पर, आरंभिक स्तर पर सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक में
कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभव के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। इसमें आप कम्युनिटी का लाइव एक्सपीरियंस बच्चे को दे सकते हो। कम्युनिटी का लाइव एक्सपीरियंस कम्युनिटी का दे सकते हो। पार्टीशन की मेमोरीज का लाइव एक्सपीरियंस आप दे सकते हो। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का लाइव एक्सपीरियंस दे सकते हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वर्क प्लेस पे उसका, या ताजमहल जो बन रहा था उसके आर्किटेक्चर की स्टाइल का, किसका दे सकते हो? बताओ किसका आप समुदाय का जीवंत अनुभव के माध्यम से पढ़ा सकते हो। यानी आप ऐसे नरेटिव बताओगे जिसमें पता पड़ेगा कि उस समय पर लोग क्या अनुभव कर रहे थे। बताओ, भारत विभाजन की स्मृतियां, बिल्कुल ये लाइव एक्सपीरियंस है, मूवी दिखा देगा टीचर, लाइव एक्सपीरियंस। जाति आधार भेदभाव, बी भी हो गया, सी भी हो गया, तीनों हैं, ए बी सी तीनों हैं, डी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आप लाइव एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो, इसका आप समुदाय का जीवंत अनुभव नहीं ले सकते हो। उस समय के लोग मर गए भैया, भारत विभाजन की स्मृति वाले लोग होंगे जो बताएंगे कहानियां, जाति आधारित भेदभाव वाले भी, कार्य क्षेत्र पर यौन उत्पीड़न के भी, लेकिन ताजमहल की वास्तुकला शैली वाले लोग जिंदा नहीं है जो समुदाय आपको बता नहीं पाएगा। सामाजिक विज्ञान के टीचर की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल किस पर होना चाहिए? सोशल साइंस का जो टीचर है उसकी पेडागोजी का सबसे ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए? कि वो अपने अनुभव को साझा करने के लिए बच्चों की जिज्ञासा और रुचि को जगाए, कि बच्चे अपने अपने अनुभव टीचर के साथ शेयर करें, ये तो अच्छी बात है। बच्चों को सामाजिक वास्तविकता के बारे में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, कि बच्चा जो भी चीज दिख रही है उसके बारे में कई सारे विचार हों बच्चों के पास, हर बच्चे का अपना अपना विचार हो सामाजिक वास्तविकता को लेकर। बच्चों को तथ्य और अनुभव के क्रिटिकल मूल्यांकन में सक्षम बनाना, कि वो सही और गलत पहचान कर निष्कर्ष निकाल सके। पहचान कर क्या निकाल सके? निष्कर्ष निकाल सके। तथ्य जैसे पाठ्यपुस्तक या संदर्भ सामग्री में दिए गए हैं वैसे ही याद करना, हटाओ याद नहीं करना। अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन से दे रखे हैं। डी तो सब जगह काट ही दो, याद करना तो है ही नहीं, तो बेटा क्या बचा? ए बी एंड डी आपका सही उत्तर बचता है। इंग्लिश में और देख लीजिए। अच्छा, इंग्लिश में भैया ने लिखा ही नहीं है, कोई नहीं भैया, आपकी पेडागोजिकल अप्रोच होनी चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि पैदा हो, आपका बच्चा अपने कंसेप्ट को भी सामने लेकर आए, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो। निम्न में से कौन से विषय पर टीचर शिक्षण की विधि के तौर पर डिबेट करा सकता है? पृथ्वी की परतें बदलेंगी नहीं बेटा, इस पे तो नहीं कराएगा। महाद्वीप और महासागर, इस पे भी डिबेट नहीं कराएगा। वायु दाब, पर्यावरण और विकास, किस पर करा सकता है? देखो वायु दाब के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर है कि वायु दाब कहाँ ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी नहीं कराएगा। तो बताओ भैया कहाँ कराएगा? पर्यावरण और विकास में क्या रोल है, इनका आपस में संबंध क्या है, इस पर डिबेट हो सकता है। आपस में संबंध, इस पर टीचर डिबेट करा सकता है। कोई कहेगा मैम कोई संबंध नहीं है, कोई कहेगा बहुत संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के टीचर की क्लास एक्टिविटी द्वारा बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने में सही है? क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करेगा। अगर टीचर खोजी प्रश्न पूछेगा तो बच्चा भी खोजेगा, सही है। बच्चों को चिंतन करने के लिए कहे, बिल्कुल। बच्चे को दिए गए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना कि मैंने जो कह दिया वो एक्सेप्ट कर ले, गलत। बच्चों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना कि बेटा तुम अपने अपने कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलो, तो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, ये भी ठीक है। ए बी डी जिधर भी लगे वही हमारा सत्य आंसर है, ए बी डी, ठीक। सोशल साइंस टीचिंग में आलोचनात्मक चिंतन बहुत आता है प्रश्न। आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के बारे में कौन सा कथन सही है? क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें बच्चा सही या गलत का निष्कर्ष निकालता है और किसी हंस गए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो सोशल साइंस टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग की प्रासंगिकता के बारे में कौन सी बात सही है कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सही चीज है? इसके बारे में सही बात बताओ। खुद से निर्णय और ज्ञान का अवबोध करने में बहुत सही है। भाई जाहिर सी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो टीचर का दिया हुआ ज्ञान नहीं, खुद से निर्णय लोगे और अपनी बात को समझोगे, बहुत सही। प्रजातंत्र में बच्चों को नागरिक के रूप में
प्रभावशाली ढंग से सोचने और कार्य करने हेतु सशक्त बनाता है। सामाजिक विज्ञान में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास करता है कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है साहब। अच्छा जी। और आकांक्षा पूर्ति के लिए सत्ताधारी के दावों को स्वीकार करना, काटो यार। नीतिगत निर्णय के लिए आज्ञा पालन फैसले में मानक का उपयोग। भाई नीतिगत जो निर्णय लिए सरकार ने, आप उसमें मानक का उपयोग नहीं करते। अब आप बताओ आपको कौन से सही लग रहे हैं, आपको कौन से सही लग रहे हैं, इसको बताएंगे आप, बताएंगे बताएंगे। यहाँ तो 4 ले रखे हैं। देखो ए तो है, बी भी है, सी भी है। कि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, खुद से निर्णय लोगे, ज्ञान का अवबोध करोगे, नागरिक के रूप में प्रभावशाली सशक्त बनोगे, जिसका खुद का विवेक होगा, सही गलत समझ पाए। सामाजिक विज्ञान में जो मानक और प्रमाण में भेद करके किसी प्रस्ताव को उचित या अनुचित ठहरा पाओगे। सत्ताधारी के दावे को स्वीकार करना नहीं है। नीतिगत निर्णय के लिए आज्ञा पालन फैसले में मानक का उपयोग करना। इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो फिर ई को चुन लेना, तो फिर ए बी सी और ई चुनना पड़ेगा, क्योंकि 4 हैं, 4 हैं तो फिर इसको चुनना पड़ेगा कि भाई आप नीतिगत निर्णय जो ले रहे हो उसको मानने के लिए आप एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हो कि पहले मैं चेक करूंगा वो सही है या गलत है। ठीक है साहब। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको लग रहा होगा ये ज्यादा सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ले रखा होगा 4 ऑप्शन, तो ले लेना फिर सटीकता के साथ। आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से जुड़ा हुआ है? जिज्ञासा होगी तभी तो क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, गहन चिंतन भी होगा, तार्किकता भी होगी, आज्ञा पालन नहीं होगा। ई हटा दो जिधर भी हो, एक ही जगह था भाई। अब बताओ ए सी डी पूरा रहेगा, ACD रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि गौरव आप ज्यादा लोगे, गौरव से ज्यादा आलोचनात्मक चिंतन जिज्ञासा की बात है, आलोचनात्मक चिंतन गहन चिंतन की बात है, सी रहेगा। सी तो सभी में दे रखा है, डी भी दे रखा है। अब एक जगह पर आपका ABCD तीनों दे रखे हैं, चारों दे रखे हैं, एक जगह पर आपका BCD दे रखा है, ACD दे रखा है। तो बेटा जी ये आपका जिज्ञासा रहेगी, जिज्ञासा रहेगी तभी तो आप उचित और कौन सा गलत है उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचोगे। गहन चिंतन भी रहेगा और तार्किकता भी रहेगी, ई नहीं रहेगा। क्वेश्चन बढ़िया था। आप अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी क्लास खत्म, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और भी दूंगी जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा मैच कर पाओगे। आप अपनी अगली क्लास में चर्चा के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में डांडी मार्च के महत्व के बारे में बच्चों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हो कि बच्चे समझें गांधी बाबा ने डांडी मार्च निकाला, ठीक निकाला कि नहीं। आप किस बात पर बल देंगे, एसी चला दें, आप किस बात पर बल दोगे? साबरमती से डांडी तक स्थान और दूरी, आप बच्चे का तर्क विकसित करना चाह रहे हो। नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार क्यों था, क्या था, इसके क्या मायने थे? बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, या सरकार द्वारा 1935 का जो एक्ट पास किया गया था वो। देखो दांडी स्थान तक दूरी, और ये इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसको तो क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। इसको क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। ठीक, तो ये तो कट गया। नमक, तार्किकता लानी है कि नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार था, उसके क्या नुकसान थे। तो बी जहां पे भी हो सबसे सटीक है। ए जहां जहां है काट दो, ए जहां जहां है काट दो, अपने आप ही बच गया BCD। नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार, उन्होंने क्या तर्क कष्ट सहे होंगे, कितनों ने भागीदारी की, क्यों की। फिर सरकार ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया उसमें किस तरीके से इस चीज को ध्यान में रखा कि भैया नमक कानून हम अपने एकाधिकार में नहीं लेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। उम्मीद है बढ़िया प्रैक्टिस सेट रहा। आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, आपको इनके आंसर स्वयं से पता लगाने होंगे, और आप सब टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए ही हैं, वहाँ पर फिर मैं आपको आज रात इनके आंसर भी भेज दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, उसका रिवीजन करें। अब कब मिलेंगे?
कल होगी मैथ्स की पेडागोजी, फिर साइंस की, फिर परसों होगी आपकी एसएसटी की पेडागोजी। फिर से क्लास रिकॉर्ड होने का कारण बहुत स्पष्ट है, मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना है और मैं क्लास नहीं छोड़ना चाहती थी आपकी। मैं इस क्लास को रिकॉर्ड किए जा रही हूँ दोपहर के 2 बजे। तो भैया खाना पीना खाओ अपना, और गुड नाइट बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।